एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका शीर्षक है जिस समाज में तुम रहते हो। स्टूडेंट, यह कविता आपके पाठ्यपुस्तक वर्ग 8 में संकलित है और इसके रचयिता हैं कवि त्रिलोचन। ये जो त्रिलोचन है, इनका पूरा नाम था त्रिलोचन शास्त्री और रहने वाले थे ये उत्तर प्रदेश के। त्रिलोचन वस्तुतः एक सामाजिक कवि रहे। समाज से इनका सरोकार रहा है, समाज की घटनाओं को बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने रेखांकित किया है और यह कविता समर्पित भी है समाज के ही प्रति। बच्चों, आपको पता है समाज किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वह जगह जहां पर कि हर एक तरह के लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट सी बता दी गई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति समाज के लिए बना है। बिना समाज का न तो व्यक्ति हो सकता है, वैसे ही बिना व्यक्ति का समाज का भी संभव नहीं है। दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। लेकिन कौन सा व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होता है और हम समाज को में किस तरीके से अपनी उपयोगिता को शामिल कर सकते हैं, इस कविता का मुख्य विषय है। ठीक है, क्योंकि समाज में हमारी केवल भागीदारी तभी मानी जाएगी जब हम समाज में कुछ देने के काबिल रहेंगे। समाज में हमारा कुछ अधिकार है तो अधिकार से पूर्व कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य विवेचना को याद कराया है कवि त्रिलोचन ने अपने इस कविता के माध्यम से। तो आइए आज इस कविता की व्याख्या करें। आप हमारे साथ पूरे वीडियो पर बने रहेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कविता पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपना पेन, पेपर और बुक लेकर आशा है आप अपना पेन, पेपर, बुक लेकर रेडी हो चुके होंगे। तो चलिए बिना कोई समय गमाए व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इस कविता के अंतर्निहित भावों को। बच्चों, एक बात मैं और बता दूं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कविता के भावार्थ को भी मैं लिख कर रख दूंगा ताकि जब आप नोट बनाए तो आपके लिए काफी सहयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए। किस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उनकी एक शक्ति हो, जैसे सरिता की अनगिनत लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। यह रही आपके कविता की प्रथम बंद। बच्चों, आप देख रहे हैं आपकी जो यह कविता है आज की, यह मुक्त छंद में लिखी गई है ना। तो क्या कह रहे हैं, किस समाज में तुम रहते हो, मतलब तुम अगर मनुष्य हो तो वस्तुतः तुम समाज में ही रहते होगे। कवि की अपेक्षा है। कहते हैं कि यदि उस समाज की तुम एक शक्ति हो, मतलब सहज ही तुम्हारे ऊपर समाज गर्व कर सकता हो, सहज ही समाज तुम्हें अपनी शक्ति महसूस कर सकता हो। जैसे यहाँ पर जैसे के साथ तुलना कर रहे हैं, कवि बता रहे हैं सरिता की अनगिनत लहर। सरिता मतलब नदी। नदी में अनगिनत लहरें होती हैं और वे सभी लहरें मिलकर नदी का निर्माण करती हैं। सभी लहरें नदी की शक्ति हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे सभी नदियों की लहरें उसकी शक्ति है, तुम भी उसके लिए एक लहर हो, तुम भी उसकी शक्ति हो, तो यह अच्छा है। मतलब प्रथम बंद में कवि ने कहा समाज में तुम्हें शक्तिमान की तरह रहना चाहिए, शक्तिशाली बनकर रहना चाहिए, ताकि जब समाज को आवश्यकता हो तो वह तुम्हारी शक्ति का उपयोग कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे मशीन में लगे बहुकलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। फिर देखिए यहाँ पर यह है आपकी दूसरी बंद इस कविता की। किस समाज में तुम रहते हो, फिर से कवि ने वही प्रश्न दोहराया है कि किस समाज में तुम रहते हो यदि वह समाज सदा सुनिश्चित अनुपेक्षित आवश्यकता हो। अनुपेक्षित मतलब जिस आवश्यकता को, जिस आशा को दरकिनार नहीं किया जा सके। सुनिश्चित मतलब निश्चित। तो कवि कहते हैं तुम जिस समाज में रहते हो और वहां सभी व्यक्ति की अगर तुम आशा हो, ऐसी आशा जिसे नकारा नहीं जा सके,
और उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे मशीन में लगे बहु कल पुर्जे। मशीन जो होता है जिसके माध्यम से हम अपने काम को आसान बनाते हैं, उसमें अनेकों कल पुर्जे लगे रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके, और हर एक पार्ट्स अपना महत्व रखता है। कोई भी एक पार्ट अगर काम ना करे तो मशीन भी काम नहीं करेगी। तो कवि कह रहे हैं कि अगर तुम समाज में रहते हो और लोग तुमसे आकांक्षा रखते हैं, अनुपेक्षा रखते हैं, और तुम ठीक वैसे ही हो जैसे कोई मशीन का एक बहुत महत्वपूर्ण कलपुर्जा, कलपुर्जा मतलब पार्ट, तो समझो यह तुम्हारा रहना अच्छा है, मतलब तभी तुम समाज के में रहने योग्य हो। जिस समाज में तुम रहते हो यदि उसकी करुणा तुमको निर्वाद, निर्धनता, आगे कितने लाइन देखते हैं, बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान रखे रहती, तो यह जीवन की भाषा में पूर्ण मरण है। बड़ा ही हृदय विदारक, लेकिन यह समाज का और जीवन का एक कटु सत्य कवि ने कहा है। कहते हैं अगर तुम जिस समाज में रहते हो वहां तुमको निर्वाद निर्धनता, दुर्निर्वाद, तुम्हारी निर्धनता जो है खत्म नहीं होने वाली है। तुम समाज की करुणा के करुणा हो। यहाँ पर करुणा दो भिन्न भिन्न अर्थों में यूज हुआ है। करुणा मतलब दया, और करुणा मतलब समाज की करुणा, मतलब समाज की दया पर ही अगर तुम निर्भर रहते हो, तुम निर्धन हो, समाज को कुछ भी देने में जो समर्थ नहीं हो, तो तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस टूटे फूटे बर्तन के तरह है, जो बर्तन घर में तो है लेकिन किसी काम का नहीं, ना तो उसे हम फेंक सकते हैं, ना तो उसमें कोई कार्य ही हम संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल तिरस्कार, तिरस्कार मतलब इसके ऊपर ध्यान न दिया जाए, जैसे छोड़ दिया जाए, तो तुम्हारी यह जिंदगी तिरस्कार से भरी हुई है, और यह तिरस्कार से भरी हुई जिंदगी मरण के समान है। मतलब कवि कह रहे हैं अगर तुम निर्धन हो, निर्धन केवल आर्थिक निर्धनता नहीं होती, पैसे की निर्धनता नहीं होती, निर्धनता किसी भी तरीके से, मतलब जब तुम कुछ भी समाज में सहयोग करने के लायक नहीं हो, तो समाज तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, और यह तुम्हारा एक मरण के समान है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देखते हैं। जिस समाज में तुम रहते हो यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, उसके ललकारों में से ललकार एक हो, उसकी अमित भुजाओं, दो चरण तुम्हारे, आंखों की दो आंखें तुम्हारी, तो निश्चय ही समाज जीवन के तुम प्रतीक हो, निश्चय ही जीवन चिर जीवन। वाह क्या सुंदर लाइन लिखा है कवि ने। जिस समाज में तुम रहते हो, फिर देखिए इस लाइन को बार बार प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा, मतलब कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं तुम जिस समाज में रहते हो वह कैसा होना चाहिए, तुमको उसकी एक शक्ति के समान होना चाहिए, उसकी एक ललकार। ललकार क्यों लिखा? क्योंकि समाज में जब प्रतिबद्धता होती है, एकजुट होता है समाज, तो किसी भी कठिन परिस्थिति को वह आसानी से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिंदगी हर एक क्षण हमारी एक परीक्षा लेती है। जिंदगी में हर एक क्षण हमें युद्ध की तरह ही उसका सामना करना पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि यदि तुम इस ललकार के एक ललकार हो, मतलब युद्ध की जो परिस्थिति है हम अपनी जिंदगी में, उस परिस्थिति से जूझने के लिए तुम तैयार हो। कैसे? जैसे समाज में अमित भुजाएं होती है। समाज तो एक व्यक्ति से निर्मित होता नहीं, समाज में कई लोग रहते हैं, तो अमित मतलब होता है कई भुजा है समाज में, लेकिन हाँ उस कई में तुम्हारी भी दो भुजा होनी चाहिए। दो भुजा मतलब हाथ, तुम्हारा भी हाथ हो, तुम्हारा भी चरण हो। हाथ यहाँ पर सहयोग का प्रतीक है, चरण समाज में विकास का, चरण आगे बढ़ने का प्रतीक है, आंखें मतलब दूरदर्शिता का प्रतीक है। यानी समाज में अगर तुम्हारा सहयोग है, समाज के आगे बढ़ने में तुम्हारा सहयोग है, समाज की दूरदर्शिता में तुम्हारा सहयोग है, तो निश्चय ही समाज जीवन के तुम प्रतीक हो। तो क्या है तुम्हारा जिंदगी? एक आदर्श जिंदगी है। तुम्हें देखकर लोग सही और गलत के रास्ता का चयन कर सकते हैं, और तब यह तुम्हारा जीवन चिर जीवन है। चिर मतलब बहुत बड़ा, तो तुम्हारा जीवन क्या है? बहुत बड़ा जीवन है। ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए दूरदर्शी होते हैं, जो समाज में विकास लाते हैं, जो समाज में सहयोग करते हैं, मरने के बाद भी उनका सदैव स्मरण किया जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर चिर जीवन लिखा है।
ठीक है बच्चों, विश्वास है आपको यह कविता पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब जाते जाते मैं आपको याद करा दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के समय आप बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नई व्याख्यान, कुछ नए कविताओं के साथ। जुड़े रहें चैनल पर और अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें अवगत कराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।